और अब से थोड़ी देर में दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। वहां उनका बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और अभी अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी वहां पर पहुंच चुकी हैं। बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि आज जश्न का दिन है। और जश्न भी ऐसा वैसा नहीं, बड़ी शानदार जीत पर, पश्चिम बंगाल की इस ऐतिहासिक जीत पर भारतीय जनता पार्टी आज खुशियां मनाने जा रही है, क्योंकि वो काम कर दिखाया है उसके कार्यकर्ताओं ने बंगाल में, जिसको कुछ लोग अकल्पनीय मानते थे। एक ऐसा चुनाव जीता है, एक ऐसा इलेक्शन जीता है और इस तरीके से जीता है जिसकी कल्पना कम लोग कर पाए थे। आने वाली जनरेशंस इस चुनाव को याद रखेंगे। ये एक ऐसा चुनाव है जिसका रिजल्ट हम आज देख रहे हैं, लेकिन इसका असर आने वाले कई वर्षों तक देश की राजनीति में महसूस किया जाएगा। ये इतना भर नहीं है कि एक सरकार गई और दूसरी सरकार आई। 1967 के बाद एक राज्य में एक नए नेता का उदय हुआ, तमिलनाडु की हम बात करें, और दूसरे राज्य में पश्चिम बंगाल में एक हिंदूवादी पार्टी सत्ता में आई। 1977 के बाद असम में कांग्रेस, अब कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, मुस्लिम कांग्रेस बन करके रह गई। उसका चेहरा जो राज्य में थे, गौरव गोगोई, वो खुद अपना चुनाव हार गए। जो लोग जीते उनमें भी 90% मुसलमान ही हैं। ये हिंदू वोटर के प्रभाव का एहसास कराने वाला चुनाव था, चाहे असम हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। अगर पोलराइजेशन मुस्लिम मतों का होता है तो उसका असर हिंदू वोटों पर कैसा पड़ता है, ये इन चुनाव के नतीजों में खुलकर देखने को मिल रहा है। और अब तक जो लोग मुस्लिम वोट को एक फिक्स डिपॉजिट की तरह देखते थे, उसके सहारे सत्ता में आने के ख्वाब देखते थे, आज वो मुगालते भी दूर हो गए। अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि केवल मुस्लिम वोट की ठेकेदारी के दम पर राज नहीं किया जा सकता, सत्ता में नहीं बना जा सकता। हिंदुस्तान में अब हिंदू हित की बात करने वाला राज करेगा। इन दो बड़े चुनावों ने इसका एहसास करा दिया है। और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा करके दिखाया, इस पर भी हम बात करेंगे। और तस्वीरों को आप लगातार देखते रहिए। नितिन नवीन पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद से बिहार में अपना एक मुख्यमंत्री बना चुके हैं, पश्चिम बंगाल में सरकार बना चुके हैं, और असम में तीसरी बार उनकी पार्टी की सरकार बन रही है। और गृह मंत्री अमित शाह का एक पोस्ट आप देख रहे हैं, अभी उन्होंने ये एक्स पर पोस्ट किया है। गृह मंत्री ने, जिन्होंने इस पूरे चुनाव की कमान को संभाला, ये चुनाव पूरी तरीके से इसके कैंपेन को लीड किया, एक तरीके से इसका चेहरा बने। वैसे तो बंगाल की हर एक सीट पर नरेंद्र मोदी और कमल निशान, ये लोगों के जहन में एक साथ उभरते होंगे, लेकिन अमित शाह ने जो रणनीतिक कौशल दिखाया, अमित शाह ने जिस किस्म का भरोसा दिया पश्चिम बंगाल के वोटरों को कि भय नहीं, भरोसे से अब मत डालिए, खुलकर आइए, डरने की बात नहीं है, उस भरोसे का ये असर है जो आपको दिखाई दे रहा है। पहले रिकॉर्ड वोटिंग और उसके बाद बीजेपी के पक्ष में इतना बड़ा जनादेश। और अमित शाह ने अभी जो पोस्ट किया है, इसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया है। उनका पोस्ट मैं आपके लिए पढ़ करके सुनाता हूं। अमित शाह ने बंगाली में पोस्ट किया है और एक बड़ा पोस्ट उन्होंने लिखा है, बंगाल वासियों ने घुसपैठियों और उनके हितैषियों को ऐसा सबक सिखाया है जिसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां कभी भूल नहीं पाएंगी। बंगाल ने जिन आशाओं और आकांक्षाओं के साथ मोदी जी के नेतृत्व पर यह विश्वास जताया है, हम निश्चित रूप से उन्हें पूरा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद, कविगुरु टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुषों की पावन भूमि बंगाल का खोया गौरव लौटाने और सोनार बांग्ला के स्वप्न को साकार करने के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। इसके अलावा उन्होंने लिखा है, बंगाल में भाजपा को मिली ये ऐतिहासिक जीत हमारे असंख्य कार्यकर्ताओं के त्याग, संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। ये उन परिवारों के धैर्य की जीत है जिन्होंने हिंसा सहकर भी भगवा ध्वज नहीं छोड़ा। ये जो बात वो लिख रहे हैं, ये 100 आने सच है। अब आपको हम एक बार फिर बीजेपी मुख्यालय लेकर के चलते हैं। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री के संदेश का इंतजार कर रहे हैं वहां पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता। सबको मालूम है कि ये जीत कितनी खास है और कितनी बड़ी है। देवेंद्र,
और उसको जान से मारा। निश्चित तौर पे सौरभ बहुत बड़ी है। जैसे अभी अभी की बात करें तो हमारे ठीक पीछे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उसमें पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के चलते बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उनका नाम लेकर, उनके बारे में बताकर और नमन किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं आप कि 1950 के बाद से जो जनसंघ बीजेपी के फाउंडर के हिसाब से कहें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उनकी जन्मभूमि रही बंगाल, और उस बंगाल में अगर बीजेपी नहीं आ पाई इतने सालों तक, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 75 साल का इंतजार बीजेपी के लिए कितना मुश्किल रहा होगा और किस प्रकार से बीजेपी लगी रही थी। मौजूदा दौर की बात कर ले सौरभ, तो 2017 में मुझे याद आ रहा है उड़ीसा में भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, और उस बैठक में तब अमित शाह जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका ये कहना था कि बीजेपी का गोल्डन पीरियड यानी कि स्वर्णिम काल तब तक नहीं आ सकता जब तक बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में बीजेपी की जीत का परचम ना लहरा सके। फिर 2018 में दोबारा से उन्होंने इस बात को रिपीट किया, और उसमें साथ में केरल और तेलंगाना भी जोड़ते थे, जिसमें सबसे प्रमुखता के हिसाब से आप समझें जो बंगाल था, बंगाल इस लिहाज से, और न सिर्फ इस लिहाज से कि उनके बीजेपी के जो संस्थापक हैं उनकी जन्मभूमि, बल्कि जिस आइडियोलॉजी को लेकर बीजेपी चलती है, उस आइडियोलॉजी की प्रयोगशाला अगर बंगाल ना हो और उनके फाउंडर की जो जन्मभूमि है वहाँ पर ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी के लिए विचारधारा के स्तर पर ये कितना बड़ा चैलेंज था। लेकिन जो वामपंथ का इकोसिस्टम था, पहले कांग्रेस, उसके बाद वामपंथ के इकोसिस्टम ने हमेशा ही बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसको बंगाल में एक तरह से फ्रिंज पॉलिटिक्स के तौर पे लगातार साबित किया, वही नैरेटिव चलाया, और जिसको लेकर बार बार इस बात को कहा जाता है कि भद्रलोक ने पहले कभी बीजेपी को बंगाल में पसंद नहीं किया। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह वही थी। 2006 में जब टीएमसी ने बीजेपी का साथ लिया, तो उसमें टीएमसी की हार का एक प्रमुख कारण ये भी बताया गया क्योंकि उन्होंने बीजेपी का साथ ले लिया था। 2011 में जैसे वो बीजेपी से अलग हुई, उनको ज़बरदस्त बहुमत मिला, उसके बाद वो लगातार जीत रही थी। इस पृष्ठभूमि में अगर इतनी शानदार सफलता जो कि आज हासिल हुई बीजेपी को अगर मिली है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से विचारधारा के स्तर पर, रणनीति के स्तर पर और पार्टी के अपने सेहत के लिहाज से ये कितनी बड़ी जीत है। और सौरभ, आप सोचें कि बंगाल जैसा राज्य जहां पर 42 लोकसभा सीटें आती हैं अगर, तो 2029 के लोकसभा के लिहाज से कितना बड़ा इंश्योरेंस स्टेट बीजेपी ने अपने लिए एक तरह से सुरक्षित कर लिया, क्योंकि अब यहाँ पर बीजेपी, आप तय मानिए कि आज के बाद से बीजेपी फिर दो चीज़ों पे काम करना बंगाल में शुरू कर देगी। पहली बात ये कि जीती हुई सीटों में जिन जिन बूथ पे हार गए हैं उस पर पार्टी काम करेगी, और दूसरी जिन सीटों पर हारी है उस पर काम करेगी, और लोकसभा के लिहाज से जो चैलेंजिंग सीट है उस पर बीजेपी का काम शुरू हो जाएगा। ये काम करने का तरीका होता है बीजेपी का। वो इस जीत का जश्न बहुत नहीं मनाएंगे, वो कुछ बातें होंगी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और कल से फिर बैक टू द टास्क, वो एक अलग टास्क पर बीजेपी के लोग लग जाते हैं, और ये बीजेपी की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण होता है। फिलहाल न सिर्फ बंगाल बल्कि असम में पार्टी की शानदार जीत, पुडुचेरी जहां पर गठबंधन की अच्छी जीत, तो आप कह सकते हैं कि 5 राज्यों में से 3 राज्यों में अगर बीजेपी का प्रदर्शन ऐसा रहा, केरल में पार्टी ने अगर अपना खाता खोला, तो इन सारे बैकग्राउंड में देवेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी 2 पोस्ट किए हैं इस अपनी पार्टी की शानदार जीत को लेकर के। लोटस ब्लूम्स इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में कमल खिला है। 2026 वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस विल बी रिमेंबर्ड फॉरएवर। ये चुनाव हमेशा के लिए याद किया जाएगा। पीपल्स पावर हैज प्रिवेल्ड एंड बीजेपी's पॉलिटिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस हैज ट्रायम्फ्ड। ये जनशक्ति की जीत है और बीजेपी की गुड गवर्नेंस की जीत है, प्रधानमंत्री लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं, आई बाउ टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ वेस्ट बंगाल। मैं पश्चिम बंगाल के हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति को नमन करता हूं। द पीपल हैव गिवन अ स्पेक्टेक्युलर मैंडेट टू बीजेपी and I assure them that our party will do everything possible to fulfill the dreams and aspirations of the people of West Bengal। वो कह रहे हैं कि हमें इतनी शानदार जीत पश्चिम बंगाल की जनता ने दी है, आशीर्वाद दिया है, और मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि हम उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। We will provide a government that ensures opportunity and dignity to all sections of society। इस हमारी सरकार में हर नागरिक के लिए अच्छे मौके हम देंगे, उनको डिग्निटी देंगे, उनको एक जीवन जो इज्जत का जीवन है वो मुहैया कराएंगे। और उसके आगे उन्होंने भी 3 मिनट पहले जो एक और पोस्ट किया उसमें उन्होंने लिखा है, बीजेपी's record win in West Bengal would not be possible
विदाउट द एफर्ट्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ काउंटलेस कार्यकर्ताज ओवर जनरेशंस। वो कह रहे हैं कई पीढ़ियों तक भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया और जो काम किया उसके बिना ये जीत मुमकिन नहीं थी। उन्होंने लिखा, मैं सबको सैल्यूट करता हूं। फॉर ईयर्स दे हैव वर्कड हार्ड ऑन द ग्राउंड। जमीन पर उन्होंने वर्षों तक मेहनत की है। हर प्रकार की एडवर्सिटी को, हर प्रकार की अपने सामने मौजूद चुनौती को उन्होंने पार किया है और भाजपा के डेवलपमेंट के, विकास के एजेंडे के बारे में प्रदेश के लोगों को बताया है और पार्टी को ताकतवर बनाया है। तो एक बात जो अमित शाह भी कह रहे हैं और जो नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं, और वो पूरी तरीके से सच है, भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में राह कांटों से भरी हुई थी और उस राह पर वही व्यक्ति और वही कार्यकर्ता चल सकते थे जो पूरी तरीके से समर्पित हो, जिन्होंने दमन भी झेला, हिंसा भी झेली, लेकिन अपनी पार्टी की विचारधारा को झंडा बनाकर वो लोगों के बीच में हर वक्त लेकर चलते रहे। बीजेपी मुख्यालय की ये लाइव तस्वीरें हैं। पार्टी के तमाम शीर्षस्थ नेता जो हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीर भी इस वक्त अभी आप देख रहे थे। और स्टूडियो में हमारे साथ राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर जी, मनोज सिंह जी हैं, राजकुमार सिंह जी हैं। मनोज जी, आपने तो पूरा ट्रैक किया होगा बीजेपी का रिकॉर्ड इतने वर्षों में, आपने सारे चुनावों को बहुत नजदीक से देखा है। अपने कार्यकर्ताओं को पहला श्रेय, बंगाल की जनता को पहला श्रेय यूं कहना चाहिए, उसके बाद अपने कार्यकर्ता को श्रेय प्रधानमंत्री भी और अमित शाह भी दे रहे हैं। नहीं, देना भी चाहिए। जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं ने काम किया है और आम जनता को, जहां बंगाल ऐसे जगह पे जहां पे सारे समीक्षक जितने भी थे, हम लोग अपने चैनल पे भी बोलते थे कि भाई 37% मुसलमान हैं, 33 ऐसे, और वहां पे इस तरह का जीत लेकर आना एक बहुत टफ काम होता है। तो जब तक आप पार्टी का कार्यकर्ता जनता के साथ न जुड़कर काम करेगा, ये संभव नहीं होता था। ये 2021 में भी ऐसा नहीं था कि नहीं किया था, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता जो बूथ पे चाहिए था वो मिले नहीं थे। इस बार उस सारी कमियों को अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरकर उनको अपने बूथ पे भी टिकाया, लोगों के बीच भी भेजा, और जो बीजेपी का संदेश रहा है वो आम जनता के बीच में एक अच्छे नैरेटिव के साथ सेट किया उन्होंने। और यही कारण था कि जिस तरीके से ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता को लेकर काफी उसको एग्रेसिव रहती थी, बार बार बोलती थी कि इससे हमारी अस्मिता बिगड़ती है, उससे बिना प्रभावित हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी बिना रिएक्शन के आम जनता के बीच में किस तरीके से बैठकर काम करना उसको निस्तारित करती रही। और यही कारण है कि आज यहाँ पे बंगाल के लोगों के बीच में एक बड़ी जीत है। तो व्यवस्था, शासन का जो सुविधाएं और सारे चीजों पे एक विजय पाना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और जिस तरीके से गुंडा राज की बात हो रही थी पिछले 15 सालों से जो वहां कायम थी, टीएमसी के समय जो कम्युनिस्ट के समय जो कायम थी, उस वही प्रथा चली आ रही थी। तो 25 सालों से जो लोग वहां की अव्यवस्था और गुंडा से त्रस्त थे, चाहे वो कम्युनिस्ट के शासनकाल का हो चाहे टीएमसी के शासनकाल का हो, आज एक बड़े माने रिलैक्स महसूस करते होंगे कि किसी एक बुरे शासन का अंत है। तो मुझे लग रहा है कि जनता जिस तरीके से सड़कों पर निकलकर अबीर गुलाल खेल रही है, उसमें कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनता का भागीदारिता ज्यादा